यस, नमस्कार विद्यार्थियों। बीए सेकेंड ईयर की क्लास आर्थिक भूगोल और मैं हूँ योगेश कलाल आपके यूट्यूब चैनल पर। और आज हम जो आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ उस वो टॉपिक है जल परिवहन के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आपकी स्क्रीन पर दिख ही रहा है, तो जल परिवहन को हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जल परिवहन होता क्या है। जल परिवहन का उपयोग मानव ने बहुत ही प्राचीन काल से ही सामग्री लाने ले जाने का काम या एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने के लिए किया जाता था। ठीक है, जल परिवहन मतलब जैसे अब पानी में जैसे लकड़ी का बहुत सा बड़ा लट्ठा है, उसको ले जाने के लिए क्या करेंगे, तो उसको क्या करते थे, वो पानी में डाल देते थे ताकि वो तैरता हुआ क्या होता था, आगे जा सकता था। तो ये व्यवस्था कर रखी थी, पूरे प्राचीन काल की बात कर रहे हैं। आज अगर हम ऐसी बात करेंगे तो आज एक नई टेक्निक के माध्यम से उसको ले जाया जाएगा, गाड़ी के द्वारा या कोई जहाज के द्वारा उसको ले जाया जाएगा। ठीक है, जैसे कि आरंभ में अगर बात करें हम, नावें जो थी वो घास की बनी होती थी या लकड़ी के लट्ठे, चीड़ या हल्के पदार्थ से बनाई जाती थी। वो प्राचीन काल की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हम कुछ एग्जांपल भी आपको मैं बता दूं, जैसे अंडमान द्वीप समूह, जो द्वीप समूह है, या अफ्रीका का पिग्मी, पेरू, मैक्सिको के जो निवासी थे रैप्ट नावों का प्रयोग करते थे। कौन सी नावों का प्रयोग करते थे? रैप्ट नावों का प्रयोग करते हैं। ईरान, जैसे आरंभ में जो नावें होती थी वो मैंने बताया आपको, नावें जो घास के बनाते थे या लकड़ी का लट्ठा होता था या लकड़ियाँ बांध कर आपस में जोड़कर भी नाव बनाते थे, क्योंकि लकड़ियाँ डूबती नहीं है, तैरती रहती इस वजह से। ठीक है, कितनी भी भारी क्यों नहीं होगी तो लेकिन वो पानी में तैरेगी। इसी प्रकार से हम बात करते हैं ईरान और इराक में पशुओं की खालों से जो नावें बनाई जाती थी। ठीक है, दजला फरात में टोकरी नुमा आकृति की नाव बनी होती थी। अगर एस्किमो की बात करें तो एस्किमो में उमियाक नाम की या कयाक नावें बनाई जाती थी। तो मध्यकाल में पालदर नौकाएं चलाई जाती थी। 19वीं शताब्दी में आरंभ में वाष्प चलित नौकाओं का प्रयोग होने लगा। अब तो हालांकि लाइनर, ट्रैम्प जहाज़ों का अधिक प्रयोग हो रहा है। तो ये मैंने आपको बताया कि कहाँ पर किस प्रकार से नावें बनाई जाती थी। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। पहला जो आविष्कार है वो सफल स्टीम बोट 1807 में हुआ, अमेरिका में हुआ। अमेरिकी आविष्कारक रॉबर्ट फुलाटन द्वारा, किसने इसका आविष्कार किया था? रॉबर्ट फुलाटन द्वारा 1807 में इसकी खोज की थी। और जो सागरों में जो बड़े बड़े जहाज होते हैं वो उसकी खोज जो अगर हुई वो 19वीं शताब्दी या 19वीं सदी में हुई है। कब हुई? 19वीं सदी में। ठीक है, ये हमने आपको कुछ जल परिवहन के बारे में सामान्य जानकारी मैंने आपको बताई। इसका आविष्कार कब हुआ और प्राचीन काल में किस प्रकार की व्यवस्था थी वो। अब हम बात करेंगे जल परिवहन के प्रकार। ठीक है, किसकी बात करेंगे? जल परिवहन के प्रकार। जल परिवहन, जल मार्ग, और दो भागों में इसको हम बांटा गया है। एक तो है यहाँ पर हमने जो बताया गया वो है जल परिवहन के प्रकार। एक है आंतरिक जल मार्ग और दूसरा है आपका यहाँ पर समुद्री मार्ग। कौन सा मार्ग है? समुद्री मार्ग। ठीक है, अब मैं इसके बारे में व्यवस्थित रूप से आपको बताने वाला हूँ, आंतरिक जल मार्ग और समुद्री मार्ग के बारे में। ठीक है, तो आंतरिक जल मार्ग इसको हम क्या करेंगे? आंतरिक जल मार्ग दो प्रकार के होते हैं। एक होता है झील आंतरिक जल मार्ग और दूसरा होता है नदी आंतरिक जल मार्ग। और नदियों में जो होती है मैदानी भागों में बहने वाली नदियों का ही जल मार्ग के रूप में प्रयोग होगा। उबड़ खाबड़ इलाकों में इसका प्रयोग नहीं हो पाएगा। ठीक है, आंतरिक जल मार्ग में बात करें, झील आंतरिक जल मार्ग में सबसे महत्वपूर्ण झील संयुक्त राज्य अमेरिका का वृहत झील प्रदेश मुख्य है। कौन सा है? वृहत झील मुख्य है। ठीक है, तो जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका का मैंने आपको बताया, केवल इसी का ही विवरण दिया जाएगा। ठीक है, वृहत झील के बारे में आगे हम जैसे बताने वालों में, वृहत झील प्रदेश सेंट लॉरेंस जलमार्ग द्वारा सेंट लॉरेंस की खाड़ी द्वारा डुलुथ तथा गेरी तक के लगभग 2400 किलोमीटर की दूरी तक परिवहन होता है। कितना? 2400 किलोमीटर तक दूरी तक इसका परिवहन होता है। और होता क्या है यहाँ पर, ये जलमार्ग भी सर्दी के समय यानी जाड़े में 3 महीने बर्फ़ जमने के कारण बंद हो जाता है। किसके कारण? क्योंकि यहाँ पर बर्फ़ जम जाती है तो पानी जम जाने के कारण से आना जाना मुश्किल हो जाता है, बंद हो जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 10% तथा आंतरिक व्यापार का 20%
परिवहन होता है। कितना? अंतर्राष्ट्रीय अगर बात करें तो 10 और आंतरिक करें तो बात वो 20% ही परिवहन होता है। ठीक है, जैसे मैं आगे बताने वाला हूँ आपको, इस जलमार्ग पर नियाग्रा जलप्रपात एक बड़ा अवरोधक भी है। क्या है? नियाग्रा जो जलप्रपात है वो क्या है? अवरोधक है, बाधा है, जिसे दूर करने के लिए ईरी तथा ओंटेरियो जिलों में सू नहर वेलन नहरों द्वारा मिला लिया। ठीक है, ये हम झील के आंतरिक भाग में। अब जैसे हम बात करें वृहत झील प्रदेश, वृहत झील प्रदेश में देखो मैं आपके सामने एक मैप लाया हूँ मैं। सुपीरियर झील है यहाँ पर, और यहाँ पे हॉरून झील, और यहाँ पे मिशिगन झील, और ये ओंटारियो, ईरी, ये मैंने आपको बताया। अब देखो यहाँ पर जो होता है वो कोयला परिवहन या लौह अयस्क परिवहन के बारे में बताता है। देखो इसमें आप सुपीरियर में आपको समझाओ, देखो डैश डैश में जो लाइनें दे रखी है वो कोयला परिवहन के बारे में। देखो आपको दिख रहा होगा, ये जो गहरी लाइनें हैं वो लौह अयस्क के बारे में। किसके बारे में? लौह अयस्क के बारे में। ठीक है, तो ये है मिशिगन के बारे में, ये ओंटारियो, ईरी, और ये संकेतक से भी आप समझ सकते हो। ठीक है, अब मैं जो बताने वाला हूँ आपको वृहत झील के बाद, अब उत्तरी अमेरिका के महान झीलों का अनुप्रस्थ काट। ठीक है, डुलुथ जिसकी ऊंचाई यहाँ पर बताई है आपके सामने। फिर सेंट मेरी शिप्रिका, सेंटर क्लेयर, सूनहर जलाशय, डेट्रॉयट। देखो सुपीरियर झील जो है कम से कम यहाँ पे 183 मीटर की चौड़ाई है, यहाँ पर 177 मीटर की चौड़ाई यहाँ पर है। हारून झील, ईरी झील, फिर ओंटारियो गहरी झील है। ठीक है, जो 45 मीटर चौड़ी है हालांकि। फिर इसके बाद करके इवुक्स ये नहर है, लॉक, सेंट लॉरेंस और सिप्रिका, इस प्रकार का अनुप्रस्थ काट है जो एक फायदेमंद है। अब हम बात करेंगे सुपीरियर झील से पहले एक बात बता दूं, सुपीरियर झील में लौह अयस्क का परिवहन शिकागो, गैरी, डेट्रॉयट व ईरी झील के बंदरगाह तक होता है। और ईरी झील दूसरे नंबर की बात करें तो ईरी झीलों पर स्थित टोलेडो, लॉरेन आदि बंदरगाहों तक कोयला भेजा जाता है। शिकागो के निकट स्थित पेट्रोलियम का परिवहन अन्य केंद्रों तक होता है। मिशिगन झील इस स्थिति में कैलासाइट, अल्पेना तथा अन्य केंद्रों पर भेजा जाता है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया यहाँ पर। अब मैं बात करूँगा आपके सामने नदी जल मार्ग, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा नदी जल मार्ग। ठीक है, नदी जल मार्ग क्या होता है? यह नदियों द्वारा आंतरिक जलमार्ग की सुविधा बड़े पैमाने पर प्रदान की जाती है। और जैसे कि नदियों द्वारा ये मध्य अक्षांशीय देशों की नदियों में, जैसे मिसिसिपी है एवं उसकी जो सहायक नदियां हैं, यूरोप एवं रूस की नदियां, विषुवतीय रेखीय प्रदेशों में अमेजन जैसी नदियां प्राप्त जल वर्ष भर क्या होता है? भरा रहता है। भारत में हिमालय से निकलने वाली नदियों में जल क्या होता है? वर्ष भर रहता है, और इनकी सिंचाई के लिए नहरें निकालने के लिए इन नदियों में ग्रीष्म ऋतु में जल का अभाव होता है। हालांकि गर्मी में क्या होता है? इनका अभाव होता है। आवश्यक अनुकूल दशा के अभाव के कारण नदी परिवहन विश्व में अधिकांश देशों में महत्वपूर्ण नहीं है। आंतरिक जलमार्ग संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप एवं चीन में ही अधिक महत्वपूर्ण है। कहाँ पर ये महत्वपूर्ण है? अमेरिका, यूरोप और चीन में। ठीक है, जैसे अब मैं यहाँ पे तो बता दूँ आपको, जो नेक्स्ट जो हमारी लाइन बनती है वो है विश्व की प्रमुख नदी मार्ग। कौन से? विश्व के प्रमुख नदी मार्ग। हम नंबर 1 की बात करेंगे यहाँ पे, दक्षिणी अमेरिका में नदी जलमार्ग। यहाँ पर क्या होता है? दक्षिणी अमेरिका में जलमार्ग के रूप में नदियों का सबसे अधिक उपयोग कोलंबिया में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? कोलंबिया में किया जाता है। और कोलंबिया में क्या होता है? यहाँ की प्रमुख नदी है, उसका नाम है मैकडलेना। कौन सी नदी है? मैकडलेना। ऑर्निको नदी जो कि 240 किलोमीटर, और यहाँ पर जो छोटे स्टीमर होते हैं वो 1120 किलोमीटर तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, आगे जैसे बात करूँ कि दक्षिणी अमेरिका में रियो निग्रो नदी है जो पेंटागोनियन प्रदेश का मुख्य जलमार्ग है। और दक्षिण अमेरिका में प्रमुख जलमार्ग है प्लाटा और पराना, पराग्वे का प्रस्तुत करती है। ये नदियाँ अर्जेंटीना, उरुग्वे एवं ब्राज़ील, दक्षिण ब्राज़ील में होती है। प्लाटा, परागना, पेराग्वे जलमार्ग में ब्यूनस आयर्स में कोलंबा तक 2740 किलोमीटर लंबा है। और यहाँ का मुख्य अगर मार्ग बात करें तो वो है अमेजन नदी आदान प्रदान करती है। 80,000 किलोमीटर लंबा जलमार्ग बनाती है। ठीक है, कितना लंबा। अब जैसे मैंने आपके सामने यहाँ पे मैप के आधार पे बताऊंगा। देखो ये दक्षिणी अमेरिका का दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है उसका मैप है आपके सामने। और यहाँ पर आप देख सकते हो
उत्तरी अटलांटिक महासागर यहाँ पर दे रखा है। ये अमेजन नदी है। इसके पास में अगर हम देखेंगे ये निग्रो में मड्रोना नदी, पुरुष नदी, अमेजन, पुतुमायो, जयपुरा, ओरोनिको, पनामा की खाड़ी यहाँ पर पड़ती है। ये मध्य अमेरिका का भाग है। उत्तरी प्रशांत महासागर यहाँ से भी जलमार्ग है। फिर वेनेजुएला की खाड़ी है यहाँ पे ओरोनिको। और इसी प्रकार से सलाडो, पराग्वे, पराना, यूरुग्वे, सलाडो, ठीक है। ये इस प्रकार से यहाँ पे नदियाँ हैं। अर्जेंटीना का जो भाग आता है, ब्राज़ील का भाग है, कोलंबिया का है और चिली का भी यहाँ नीचे की तरफ भाग आता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर परिवहन होता है, ठीक है। अब जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ, ब्राज़ील का जो आंतरिक मार्ग है, अभी हमने बाह्य बात की थी, नदी मार्ग के बारे में बात की थी। अब जैसे मैं आंतरिक मार्ग के बारे में बता रहा हूँ, तो आंतरिक मार्ग की आप समझ सकते हो, ठीक है। ये आप इस प्रकार से देखें, पराना में है, पराग्वे, आरेनिस, ये सारे आपको संकेतों के आधार पे दिख रहा होगा, ठीक है। और ये है आंतरिक जलमार्ग के बारे में, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब जो मैंने आपको बताया यहाँ पर दक्षिण अमेरिका नदी जलमार्ग के बारे में, ठीक है। आज की हमारी क्लास यहीं तक। कल हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अफ्रीका में नदी जलमार्ग, अन्य अन्य जो महाद्वीप हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। आज की हमारी क्लास यहीं तक, ठीक है। धन्यवाद।